बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद मुल्क की सियासत के अंदर जो हलचल मची है उसके ऊपर हर कोई और मुख्तलिफ हलकों के अंदर चेमगोइयाँ हो रही हैं। सियासी जमातें अपने अपने तौर के ऊपर इसकी तशरीह भी कर रही हैं। हुकूमत की जानिब से भी रद्द अमल आ रहा है और मुस्लिम लीग नून, अपोजिशन की जमातें, पीपल्स पार्टी और बाकी भी इस मामले को अपने अपने तौर से सियासी नुक्ता निगाह से देख रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक और अहम बात जो कि आज अपने इस प्रोग्राम में जिस पर बात करेंगे और सबसे पहले उसी पर ही बात करेंगे, वो ये कि हुकूमत के करीब तरीन इत्तेहादी, सबसे करीब समझे जाने वाले और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मौजूदा हुकूमत के हवाले से या अवाम ने जिन तवक्कुआत की बिना पर इस हुकूमत को वोट दिया उससे मुतालिक जिन ख्यालात का इजहार किया है उसके ऊपर कान खड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और यकीनी तौर के ऊपर जब ये स्टेटमेंट वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से आता है, एक ऐसा बयान, तो उसके ऊपर फिर सोचना जरूरी भी होता है। वो स्टेटमेंट है क्या, ये बयान है क्या, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं, ये दिखाते हैं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और मजीद मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से जो बातें चल रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बयान। जो कौम ने इमरान खान को वोट दिए थे, जो कौम ने हमें वोट दिए थे, वो इसलिए दिए थे कि ये चीनी चोरों, आटा चोरों, घी चोरों, मनी लॉन्डरों, करप्ट लोगों से, महल बनाने वालों से, लंदन से, इनको कानून के तहत, कानून के कटहरे में खड़ा करें। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, इसमें हम नाकाम रहे। जिस चीज़ के ऊपर एतराफ़ करते हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने, जो जिन चोरों और जिन माफिया के हवाले से कौम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर उन्होंने एतराफ़ किया, इस सारी सूरत हाल पर आज बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन ई-कॉमर्स है। बहुत शुक्रिया आपका ओन साहब, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ओन अब्बास साहब, ये स्टेटमेंट वफाकी वज़ीर दाखिला का आपने सुना, ये इत्तेफाक करते हैं आप भी, यानी वो ठीक कह रहे हैं, एतराफ़ बनना यानी जो है वो ठीक ही एतराफ़ किया उन्होंने? पहली तो बात ये कि शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट है, वो खुद इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं उनका स्पोक्स पर्सन तो खैर नहीं हूँ, बट मेरी जहां तक मन तक लॉजिक काम करी है, मेरे ख्याल उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि पिछले 3 साल में जिस तरीके से विगोरसली हमने एक वो उनकी जो कन्विक्शन के केसेस चल रहे थे, जो कि अदालतों में खास तौर पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से चल रहे थे, वो अदालतों में जाके जिस तरीके से डिले हुआ, और आपको शायद याद हो 10 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर और शहजाद अकबर साहब की स्टेटमेंट भी आई थी कि हमने जो प्रूव करना था नैब ने या FIA ने उन दोनों केसेस में प्रूव कर दिया। अदालती कार्रवाई आगे जाके उन मुल्जिमों को मुजरिम बनाना अब वो अदालत का काम है, उसकी जो केस की जो कन्विक्शंस है। तो मेरे ख्याल में शेख रशीद का पॉइंट ऑफ ये था कि जी वो जहां पे उनको सजा दिलवानी थी, और खासतौर पर अगर आपने उनकी लास्ट लाइन में जो नोट की हो, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू उन दोनों की तरफ था कि जो हालात उन्होंने क्रिएट किए हैं और जो दौलत लूटी, दौलत वापस लेके आनी थी, हम शायद उस अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। हैविंग सेड दैट, एक चीज और भी ऑन साहब, कि चले एक तरफ तो हम ये देख लेते हैं, ये तो हमने सुना एहतसाब का नारा लगा, लेकिन दूसरी तरफ हमने आटा चोर, चीनी चोर, दवाइयों की प्राइसेस, माफिया, ये मनी लॉन्डर, ये सारे के सारे कनेक्शन जरूरी तो नहीं कि एक ही जगह मिले। यकीनी तौर के ऊपर इसके ताने बने कहीं और से भी होंगे। माफिया तो कोई भी हो सकता है, किसी तरह से भी हो सकता है, तो वहां पे भी क्या उस तरीके से नहीं इंप्लीमेंटेशन या हुकूमती रेट वहां पे भी नहीं चल सकी? फरीद भाई, जब रिफॉर्म्स का सिस्टम चलता है ना, कोई जरूरी नहीं होता कि आप हर चीज कर लें। अब जब माफियाज की बात हो रही है, जब हम ये शुगर क्राइसिस के बाद हमने वो पूरी रिपोर्ट आई और लोगों पे हाथ डाला, FIRs दर्ज हुई, SECP ने 40 अरब के करीब तकरीबन उन लोगों के ऊपर जुर्माना किया कार्टेलाइजेशन के थ्रू, और बाद में फिर उनके ऊपर एक रेट मुकर्रर किया गया कि आप इतना जनाब चीनी का रेट रख सकते नहीं रख सकते। वो एक प्रोसेस था, लेकिन आप भी जानते हैं पाकिस्तान में कोई भी काम अचीव करना सिंगल हैंडेडली को आसान नहीं है। अभी आज एक सिस्टम को फौरन को ठीक करने के लिए चलना शुरू कर दें, आपको 10-10 साल होते हैं सिर्फ वो कागजी कार्रवाई, एक लेटर जो लिखना जाता है उसकी वापसी आने में तकरीबन 1-1 महीना लग जाता होता है। तो सिस्टम टाइम, तो मेरे ख्याल शेख रशीद साहब को जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिस रुख में हम जा रहे थे, यकीनन हम उसमें स्लो जरूर हुए। उसकी वो जो अचीवमेंट परफॉर्मेंस हमने अपने लिए एक स्टैंडर्ड रखा था, हम शायद उसमें थोड़ा सा लैग बिहाइंड हुए। और अवाम की तवक्कुआत भी ऑन साहब ये थी, वैसे ये तो मानते हैं ना आप, क्योंकि अवाम की आप पर से तवक्कुआत बहुत थी, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। वो चाहते थे कि ऐसा निज़ाम, एक ऐसी तब्दीली जिसके बारे में कहा गया वो आ जाए
और आपने बात भी की, उस पर वादे भी किए, उसको लोगों से कहा कि ऐसा सब कुछ होगा भी, लेकिन इस चीज के ऊपर आप खुद भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा लैग किया है। मैं एक बात मानता हूँ फरीद भाई, अवाम को वाकई हमसे तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी। देखिए, हमने जब 24 साल या 22 साल का अरसा अपोजिशन में गुजारा, तो वो एक टाइम था जिसमें ऑब्वियसली हम अपने आप को ना अवाम के सामने अपने एक जजमेंटल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते आए। ठीक। हुकूमत में आने के बाद चीजें ना थोड़ा डिफरेंट जरूर होती हैं। मतलब हम भी तो यकीन जाने अब अदलिया का क्या निजाम है, अब ये तो नहीं अंदाजा था। हमें तो पता था कि जी शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब ने एवन फील्ड के फ्लैट्स तो लिए हुए हैं, चोरी भी की हुई है, यहां से पैसा ब्लैक मनी के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होकर चला गया, लेकिन उस केस में कितना टाइम लगेगा ये यकीनन हम परसीव नहीं कर पा रहे थे। और साहब मैं एक सवाल करूंगा, फिर मैं जरा अली गौर साहब की तरफ आ जाऊंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने कहा कि आपकी पार्टी, आपकी जमात की तरफ से तमाम कोशिशें की गई, सब कुछ हुआ, लेकिन अदालती जब अदलिया में वो मामला आया तो उस तरीके से नहीं हो सका। पाकिस्तान के अंदर और वैसे भी कि अगर मुझ पे भी कोई इल्जाम हो, चाहे वो अरबों रुपए का हो, लेकिन जब तक अगर मुझ पे प्रूवन गिल्टी ना हो तो मुझे कोई चोर साबित ना करे, तब तक मैं चोर नहीं हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रूवन नहीं हुआ, अगर चीजें नहीं हुई हैं, तो इसका मतलब है कैसे फिर आप कहेंगे कि सारा पैसा गया या मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ने ये सारा काम किया? अच्छा, उसमें इशू ये है कि ये जो दो केसेस हैं उसमें से सिर्फ जो एक केस है जो कि एफआईए के पास है, उसमें तो प्रूव हो चुका है। वो 18 के करीब लोग हैं जिनके अकाउंट में 16 अरब रुपए जमा हुआ, जिनकी तनख्वाहें 20,000, 25,000 या 40,000, या वो उनके जो टी बॉयज थे, अब वो तो प्रूवन है। अब मेरा मुंशी या मेरा मुलाजिम या मेरे ड्राइवर के अकाउंट में 1 अरब रुपए आ जाए तो वो यकीन उससे ताल्लुक मेरे से निकलेगा, किसी और से नहीं निकल सकता। तो वो अपनी जगह फैक्ट्स मौजूद है। पॉइंट सिर्फ जो अदालती कार्रवाई की मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट ये है कि वो जो 100 गवाहान के नाम लिखे हुए हैं जो प्रूव करेंगे कि ये जरा मेरा मुंशी है, अब उनकी बात सुनने में यकीनन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएंगे। तो 100 से ज्यादा गवाह है, वो एक प्रोसेस, अपना टाइम जरूर लगे। जो प्रूव होना था वो तो प्रूव हो चुका। अब वो जिस बंदे का नाम लिया, जिससे 50 लाख रुपए का चेक लिया शहबाज शरीफ साहब ने, जिसको पीएचए गुजरांवाला का हेड बनाया, उसने कह दिया, उसने कहा हजूर मुझसे इन्होंने मांगे थे, मैंने पार्टी फंड के लिए चेक दिया था, लेकिन मैं आता हूं सर, मैं आपकी इस बात के ऊपर जरा फैसल करीम कुंडी साहब, आप मुझे जरा बताइएगा जरा सा कि इस ये जो मामला, जो एतराफात, ठीक है, जो शेख साहब ने बात की है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? इस चीज के ऊपर बहुत सारी बातें की, इस पर आगे बात करूंगा, लेकिन जो एक तरफ ऑन साहब भी बात करते हैं कि हाँ जो एक्सपेक्टेशन थी वो उस तरीके से पूरी नहीं हो सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं ओम साहब की बातें भी सुन रहा था और ओम साहब तो पहले वो भी शेख रशीद साहब, उनको डिफेंड करने से काफिल है। जो शेख साहब ने स्टेटमेंट दी है आज, जो शेख साहब ने, उसका मतलब ये है कि इन्होंने सॉल्व कर लिया। दूसरी बात ये कि इन्होंने बात की जी इल्जाम की बात की कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। आज देखें, आपने अपोजिशन पे जो इल्जाम लगाए आज तक वो साबित नहीं हो सके। क्या क्या कोर्ट्स हैं, चीजें हैं, जब साबित होंगी तो मैं मानूंगा कि जी ये चीज है। इल्जाम लगाना बहुत आसान बात है। इस तरह पीटीआई के हमारे जो कोलीग्स हैं, हमारे साथ, लेकिन मौजूदा केसेस जो हुए हैं उस पर तो वो कह रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो हाल ही में जो केसेस आए मनी लॉन्ड्रिंग के, वो तो प्रूवन है। ऑन साहब कह रहे, देखिए अगर प्रूवन है, प्रूव हो चुके, सजा दें, मैं डाल दें, क्यों नहीं सजा देगी? टांग दें मेरे ऊपर, अगर प्रूव है मुझे फांसी चला दें। लेकिन इल्जाम लगाना, आज इनके अपने एक सूबाई वजीर जो जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, इनके फाइनेंस मिनिस्टर है, इनके हेल्थ मिनिस्टर है, आज उनके ऊपर भी नैब ने इंक्वायरी खोल दी है। इल्जाम तो अगर मैं कहूँ तो फिर मैं कहूँगा परवेज खटक पे भी इल्जाम आते हैं, इल्जाम है तो फिर इमरान खान साहब पे भी इल्जाम आते हैं। ऐसे बहुत से वो जरा हैं जिनके ऊपर इल्जाम आते हैं। इनके जो प्रीडिसेसर हैं, जो जनूबी पंजाब के अभी सदर बने हैं, उनके ऊपर भी इल्जाम आते हैं। इल्जाम, देखिए इल्जाम जो है वो लगाना बहुत आसान बात है। मैं डूब जाऊंगा, आप पे किसी और पे इल्जाम लगा लूंगा, लेकिन पहले आप देखें, उसको आप प्रूव करें कि ये हो चुका है, सजा हो जाए उसको, फिर हम कहेंगे बाकी चीज है। लेकिन ऐसी चीजें कि इल्जाम लगाना, ये चीजें करना और ये चीजें हो गई है। आप देखें अपने सामने सब कुछ। इन्होंने 3.5 साल हुकूमत की है और खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने 8.5 साल हुकूमत की है बगैर इल्जाम के। आज तो खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी अपोजिशन का जमा को इन्होंने सजा नहीं दिलवा सकी, बल्कि उन्होंने तो वहाँ पर जो है जो एहतसाब के इदारा वो बंद कर दिया है। तो ऐसी चीजें करना, ऐसी बातें करना, ये जो है वो चीज है। और दूसरी बात आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी बल्दियाती इलेक्शन हुए और बल्दियाती इलेक्शन में आपने देखा कि जो बरान जमात है, जो नए पाकिस्तान की बात करती है, लोगों ने नए पाकिस्तान को और महंगे पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया है कि नए पाकिस्तान नहीं चाहिए। और जब भी ये बगैर अंपायर के, बगैर बैसाखियों के, बगैर सपोर्ट के इलेक्शन लड़ेंगे तो उनका यही हाल होगा। ठीक है फैसल साहब, मैं अली गौर बलोच साहब आपकी तरफ जरा आ जाता हूं कि अभी तक की जो मामलात हैं, अभी तक की जो सिलसिला है, क्योंकि जो मामलात अभी चल रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के वाले मामलात हैं, इन सारी चीज़ों के बाद, उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि आप वापस आके अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे? क्योंकि मियां नवाज शरीफ की वापसी को
आपकी जमात ले रही है कि कोई बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है, वो आ जाएंगे तो सब कुछ तब्दील हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रईस साहब, गुजारिश ये है कि आपने बहुत ही लंबा टाइम दिया। हमारे पीटीआई के दोस्त भी बात कर रहे थे, अगरचे उनकी बात में कोई रिदम नहीं थी और कोई हकीकत नहीं था, लेकिन फिर भी आप उनसे बात करते रहे। और जब आपने उनसे बात की तो जब आपने भी मैं समझता हूँ कि घुटी घुटी बात की, आपको खुल के ये बात करनी चाहिए थी कि आप पर इल्जाम है कि आप चीनी चोर हैं, आप पर इल्जाम है कि आपने कौम का अरबों रुपया आटे में हड़प किया है। आप रईस साहब खुद भी खुल के उनसे ये सवाल नहीं कर सके। शायद कोई मतलब है ममानियत होगी प्रोग्राम में, कोई आप पर भी पाबंदियां होंगी। अली गौर साहब, मेरे ख्याल से ममानियत ना कोई मेरे ऊपर है। अब मैं बात करूंगा तो फिर आप कहेंगे कि मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं। मैं तो यकीनी तौर पे अपने तौर पे बात करूंगा ना। मैं आपको मौका दे रहा हूं, उनका राइट है वो एक्सप्रेस करें, आपका राइट है आप एक्सप्रेस करें। मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है बात करना। अब अगर मैं कहूंगा, मैं तो मॉडरेट करूंगा सिर्फ। अब मैं कहूंगा तो फिर आप कहेंगे वक्त नहीं दे रहा। आप एक्सप्रेस कीजिए अपनी बात को, जो आप कहना चाहते हैं। देखिए गुजारिश ये है कि सबसे पहले हमारे दो मौकफ थे। हमारे मौकफ ये थे कि ये हुकूमत जो है ये वोट चुरा कर आई है, ये हुकूमत एक साजिश के जरिए आई है, ये हुकूमत जो है मतलब आरटीएस सिस्टम बंद करके आई है, अगला इलेक्शन चुराने की ये हुकूमत तैयारी कर रही है, वो ईवीएम मशीनों के जरिए, जिसको कि पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जितने लोग बैठे हैं, खास तौर पर मोस्टली इनके वुज़रा जो हैं वो अरबों रुपए की चोरियों में और खांचों में इन्वॉल्व हैं, और इनका सरगुना इमरान अहमद न्याजी है। अच्छा, शेख रशीद की बात पे तो बता दें, शेख साहब की भी तो बात पे कमेंट कर दे। मैं इस चीज के ऊपर आता हूं, आपसे इस पे आगे चल के बात करूंगा। मैं शेख रशीद साहब के स्टेटमेंट के ऊपर भी जानना चाह रहा हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूं। मैं आपको जवाब आपके सवाल का नहीं, शेख रशीद के बयान का दे रहा हूं। मैं उसी तरफ आ रहा हूं, यही उसके सवाल का जवाब है। देखिए हमारा ये मौक़िफ़ था, और मैं एक बात आपके प्रोग्राम में तस्लीम करता हूं कि मैं एक मौक़िफ़ से इमरान खान से एग्री भी हूं। इमरान खान न्याजी ने कहा था कि जब मुल्क में महंगाई हो, जब मुल्क में महंगाई बढ़ जाए, जब मुल्क में टैक्स बढ़ जाए, तो समझ लो कि वहां का वजीर आज़म चोर है। मैं इमरान खान साहब की बिल्कुल इस बात से 100% एग्री करता हूं कि जब मुल्क में महंगाई ज्यादा होती है, जब मुल्क में मतलब टैक्सेस ज्यादा लगाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है, आप पाकिस्तानी रुपए की डिवैल्यूएशन की जाती है, तो उस मुल्क का उस वक्त का वजीर आज़म चोर। यानी मैं ये समझूं कि कल को अगर पीएमएलएन की हुकूमत आएगी तो महंगाई भी नहीं होगी, कर्जा भी नहीं लिया जाएगा और रुपया भी डिवैल्यू नहीं होगा। मैं ये बात आज समझ लूं। मैं आप आने वाले वक्त को ना समझे, जो हमने साबका वक्त, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। जो हमारा साबका वक्त गुजरा है, आपने देखा कि 24-24 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, और आपने देखा कि हमारे वक्त में रुपया स्टेबल रहा। हमारे वक्त में जो महंगाई की शरह थी वो कम होकर 4 पॉइंट पर और 2 पॉइंट पर आ गई थी। आज 18 पर है, डबल डिजिट में, और ट्रिपल की तरफ भाग कर जा रही। हमारे वक्त में एक वक्त वो भी था जब डॉलर 100 से भी नीचे था, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर 100 से कम आया, 110 तक गया था, आज 180 रुपए चला गया है। ये डॉलर पिछले 70 साल में 100 तक पहुंचा था, और इन 3 सालों में 180 तक पहुंच मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं कि कल अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो डॉलर भी नीचे आएगा, महंगाई भी नीचे आएगी, कर्ज भी नहीं लिया जाएगा, रुपया भी डिवैल्यूएट नहीं होगा, महंगाई भी कम हो जाएगी, यानी ये सब कुछ हो। मैं ये समझूं फिर नहीं, ये मौक़िफ़ तो इमरान खान न्याजी साहब का था ना। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन आप उनके मौक़िफ़ से एग्री कर रहे हैं। मैंने इस पे आपसे, महंगाई हो, आपने कहा ना मैं इमरान खान साहब की एक बात पे एग्री करता हूं कि ये बिल्कुल ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आज आप इमरान खान की इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं तो कल नून लीग की जब हुकूमत आएगी तो ये सब कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा अगर आप सुनना पसंद फरमाते हैं। मैं सुन रहा हूं। देखिए गुजारिश ये है कि जो महंगाई की शरह है हमने 4 पे छोड़ी थी। अगर जिस दिन हम हुकूमत लेंगे उस वक्त जो महंगाई की शरह होगी, मैं गारंटी करता हूं कि उससे कम होगी। इंशाल्लाह कम करेंगे, उसको कम करेंगे। जो मुल्क के कर्जे हैं वो बीआरटी पिशावर के जरिए नहीं खाए जाएंगे, कोरोना की फंडिंग की तरह अरबों रुपया पाकिस्तान का हड़प नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के कर्जे जो है पाकिस्तान की तरक्की पे लगेंगे। ऑन द रिकॉर्ड मैं आज रिकॉर्ड कर लेता हूं, ये 1 मिनट
मेरी बात सुने, मेरी बात सुनने। अच्छा, ब्रेक। ये फाउल प्ले ना करें, मेरी बात मुकम्मल होने दे। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुल्क के कर्जे जो है वो सी पैक के प्रोजेक्ट्स पर लगेंगे, हमारे मुल्क के लिए हुए कर्जे बिजली के कारखाने लगाने पर लगेंगे, हमारे मुल्क के लिए हुए कर्जे जो है वो मतलब है कि दहशतगर्दी जो थी उसको खत्म करने पर लगे थे और लगेंगे। हमारे मुल्क के कर्जे चीनी के जरिए, आटे के जरिए, बीआरटी पिशावर के जरिए, कोरोना की फंडिंग के जरिए खाए और हड़प नहीं। मैं दोबारा आ जाता हूं आपके पास, एक ब्रेक ले लेने दें। अली गौहर साहब, एक ब्रेक की मुझे कॉल है, मजबूरी है मेरी, मैंने वक्फा एक लेना है। मैं आपकी तरफ दोबारा आ जाऊंगा इस चीज के ऊपर। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। और अब्बास साहब, मैं जरा इस तरफ भी आ जाता हूं। चलें, इस चीज के ऊपर तो बड़ी क्रिटिसिज्म होगी, आप दिफा करेंगे, दूसरी तरफ से तनकीद होगी, लेकिन मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद से इस वक्त जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं हुकूमती हलकों की तरफ से भी, वो भी कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट्स नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ अगर वापस आ जाते हैं तो परेशानी क्या है इसमें? फरीद भाई, जब बचपन में होते थे तो जो उर्दू के टीचर होते थे ना, बाज़ औक़ात एक लाइन देते थे कि एक दफा का जिक्र है, एक जंगल होता था। अब उस जंगल के पहले क्या कहानी डालनी है, बाद में कहानी, वो कहानी हम खुद बनाया करते थे कि वहाँ शेर भी थे, चीते भी थे, फलाना था, और एक स्टोरी बन जाया करती थी। अच्छा, हकीकत यह है कि इस पूरी स्टोरी में अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो हुआ क्या कि आज से तकरीबन कोई 15 दिन पहले इनकी जो वीजा एप्लीकेशन थी मियां नवाज शरीफ की रिजेक्ट हो गई। अब पासपोर्ट उनका ऑलरेडी रिजेक्टेड है, वीजा एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट हो गई। इस वक्त वो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में उन्हें जाके केस फाइल कर दिया है, जिसका फैसला अगले 10-15 दिन या 20 दिन में हो जाएगा। अगर उनका केस रिजेक्ट हो जाता है तो ला महला पासपोर्ट उनका रिजेक्ट हो गया, वीजा रिजेक्ट हो गया, तो यकीन वापस अगली फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आएंगे। तो उनके पास ऑप्शन भी तो है उन साहब, ऑप्शन नहीं कि मजीद अपील करके वो 2 साल और भी तो रह सकते हैं। तो रहना चाहे तो सारी उम्र रह जाए, किसने रोका उनको? बरतानी शहरियत ले लें, वो अपने पूरे खानदान को, यहाँ वालों को वही बुला लें, हमें तो कोई एतराज नहीं। बट द पॉइंट रिमेन्स, जो वो झूठ बोल के यहाँ से अपनी सजा में लेके गए थे कि वो जिंदगी और मौत में मुब्तला थे, जिसकी वजह से उनको लंदन जाना पड़ा, वो पूरी कौम जान चुकी, वो एक झूठ था, वो एक ढकोसला था। अब अगर उनका वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो हमारा पॉइंट है वो वापस आएंगे और सीधा अडियाला जेल में जाएंगे या कोट लखपत जेल में जाएंगे। वो प्रेफरेंस उनकी नहीं होता, अदालत की है। हमारा पॉइंट सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ को मिलने के लिए कोई अगर 1 या 2 लोग यहां से गए थे, ख्वाजा अयाज सादिक साहब गए थे या पता नहीं कौन, उन्होंने वापस आके एक नया स्क्रिप्ट बना लिया और कुछ सहाफियों ने ट्वीट भी कर दी है कि जनाब ये हुआ, अब उसके बाद वापस आएंगे, फिर अदालत में ये होगा, फिर ये होगा, और उसके बाद जनाब दोबारा वो बराजमान हो जाएंगे। ये जो स्क्रिप्ट किया गया है, हम उसको सिर्फ नलीफाई करने के लिए बता रहा हूं। ये नून लीग वालों के माइंडसेट जो है ना, नैरेटिव बनाना को इनसे सीखे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ नैरेटिव बन रहा है। मैं जरा फैसल करीम को बता रहे हैं ये, अदरवाइज आप बताइए फरीद भाई, अपने दिल से बताइए, एक मुजरिम है, इस पर सजा हो चुकी है, वो नाअहल है और उसने अपनी सजा पूरी करनी है, 8 साल की या 9 साल की। चलो, अच्छी बात है ना, मैं ये कह रहा हूं कि अच्छी बात है ना। चले, अगर वो वापस आ भी रहे हैं तो आपने कहा कि सजा नहीं काटी, आ जाएंगे, वो सजा काट लेंगे। कुंडी साहब, मुझे जरा ये बता दीजिएगा कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद से जो हलचल है, आपको लगता है कि इसमें हुकूमती हलकों में भी कोई हलचल है, वो उसमें भी परेशानी है कोई? देखें, बिल्कुल हुकूमत के सफ़र में बहुत परेशानी है और मियां साहब की वापसी की बातें हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो काफी उसके ऊपर जो है, उन्होंने अभी तक वो नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी वो बातें कर रहे हैं कि वो शायद वापस आ रहे हैं। जहाँ तक उमर अब्बास साहब ने बात की कि सजा याफ्ता है, ये भी है, लेकिन ये सजा तो बिल्कुल अदालत ने दी होगी, वहाँ सजा जो है वो खत्म भी अदालत ही करेगी। तो ये अदालत फैसला कर लेती है और की सजा खत्म हो जाएगी, जो वोट एवर जो भी लॉ कहता है, तो फिर क्या हो सकता है। आप मुझे देखिए, माजी में जब वो गए 10 साल के लिए, क्या कभी पाकिस्तान में तारीख में देखा कि 10 साल बाद की अपील पे उसका? तो कंडी साहब, ये डील नो डील, यानी ये क्यों खबरें चल रही हैं? फिर तहत लफ्ज के अंदर इन बिटवीन द लाइन जरदारी साहब की बातें, फॉर्मूले की बातें, ये सब क्या है? ये देखिए, पाकिस्तान में आपको पता है कि हकीकत है कि जो रोल होता है एस्टेब्लिशमेंट का, वो सबके सामने क्या होता है, क्या मौजूद। हम पॉलिटिशियंस भी और आप भी और हम सब बैठे होते हैं और ये बातें कर रहे हैं कि किसकी डील किसके साथ हो रही है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे इल्जाम भी लगाते हैं कि फलां डील कर रहा है, फलां नहीं कर रहा, फलां ये कर रहा है। तो डेफिनेटली जब हम बातें करते हैं तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर। और अब ये महज बातें अफवाह है या इसमें कोई हकीकत भी है? आप समझते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट का कॉरिडोर है वो एक हकीकत है, वहीं से गुजरना है सबको? देखिए, सबको तो मैं नहीं कह सकता गुजरने, और हकीकत भी मतलब है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये चीजें उनका रोल तो रहा है पॉलिटिक्स में। अगर आप कहें कि रोल नहीं रहा
तो ये भी मतलब है कि बिल्कुल मतलब है कि झूठ हम बोल रहे हैं कि जी उनका रोल नहीं रहा है, रोल डेफिनेटली ले रहा है। अब जो बातें चल रही हैं तो कुछ ना कुछ बात होगी जो बातें चल रही हैं, ऐसी तो बातें नहीं चलती है। साल पहले क्यों नहीं चलती थी, 5 साल पहले क्यों नहीं चल रही थी। और उस देखें टेस्ट करके उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का फर्स्ट फेज जो है वो उन्होंने करा दिया, और फर्स्ट फेज भी जो है हुकूमत नहीं कराना चाहती थी बल्दियाती इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा की, ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाया। और अभी भी आप देखें कि इस हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा की ख्वाहिश है और जब वो इलेक्शन जो जनवरी के मिडल में होना था, सेकेंड फेज पे वो मार्च में चला जाए, ठीक है, जून में चला जाए, किस तरीके से इसको डिले हो। अगर ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, अवाम इनके साथ है, फिर ये इलेक्शन से क्यों काट रहे हैं? फिर जनवरी में जो सब कुछ तैयार है फिर जनवरी में इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं? तो ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हुकूमत जो है, जो कि सिटिंग हुकूमत है, सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत, वो बल्दियाती राइट हो गया। यानी आप कह रहे हैं कि घबराहट है, परेशानी। अली गौहर साहब, मुझे बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे कब तक आ रहे हैं और उनकी वापसी जो है क्या किसी डील का नतीजा है? देखें, गुजारिश ये है कि एक बात समझ से बाहर है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी को सुनकर ये सारी पार्टी जो है ये चूं चूं का मुरब्बा परेशान क्यों हो गया। ये कठपुतली हुकूमत इतनी, इनकी हवाइयां क्यों उड़ गई है, इनकी टांगे क्यों कांप रही हैं, इनकी दिल की धड़कनें क्यों तेज हो गई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब तो बकौल इनके एक सजा याफ्ता जज थे और आएंगे तो वो जेल में चले जाएंगे। इसके बावजूद इनकी टांगे कांप रही हैं, जबान में लग्जिश है, धड़कनें इनकी तेज हो गई हैं। आपने देखा होगा कि जिस वक्त ये भट्टी में दाने भुने जा रहे होते हैं ना, मक्की के दाने, आप कभी गौर से देखें तो कुछ दाने जब नीचे से आग का प्रेशर पड़ता है उछलते हैं, ऊपर की तरफ उछलते हैं, पटाख पटाख की आवाजें आती हैं। इनकी सेम वही कैफियत है जब से इन्होंने थोड़ा सा सुना है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। देखिए, बात ये है, इनका तो मौकफ ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर क्यों बैठे हुए हैं, वो उनको सजा हुई है, उनका इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो वापस आए। पहली बात तो ये है कि वो इलाज के लिए जब गए थे, इन्हीं की हुकूमत के डॉक्टर्स थे, इन्हीं की लेबोरेटरीज थी। इवन शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनको रिपोर्ट दी। आज भी वजीर सेहत जो सूबाई हैं उसको टीवी पे ला के मैं उन साहब को चैलेंज करता हूं, उनसे बयान दिलवा दे कि वो जो नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे वो बीमार नहीं थे, वो खाना खा रहे। इनकी हेल्थ मिनिस्टर जो कि उनको बीमारी के दौरान हॉस्पिटल, लेकिन उनकी आमद को डील के हवाले से अफवाहें बड़ी गर्दिश कर रही है ना कि कोई बात नहीं चल रही है बिहाइंड द डोर्स। जाहिर है ये लोग डील के जरिए आए हैं, इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं। आपने देखा नहीं कि अवाम ने केपीके के इलेक्शन में इनकी धुनाई कैसे की है। आपने देखा नहीं है कि इनका जो खानेवाल का इलेक्शन हुआ है उसमें अवाम ने इनकी धुनाई कैसे की है। फिर आपने देखा नहीं है कि इनका केपीके में वो जो परवेज खटक का सूबाई हल्का था उधर इनकी कैसे धुलाई हुई थी। फिर आपने देखा कि जो बल्दियाती इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड के थे उसमें इन्होंने पंजाब की अवाम ने इन्हें किस तरह से किक आउट किया। फिर आपने वो वाडा वाली सीट पर नहीं देखा कि जहां जब वाडा ने वो सीट छोड़ी तो वो शहबाज शरीफ साहब को तो इन्होंने पहले भी धांधली के जरिए हराया था। 6ठे नंबर पर ये आई पीटीआई और वहां से भी वहां की अवाम ने भी इनको किक आउट किया। मकसद ये है कि ये सारे वो लोग हैं जो कि सर्टिफाइड चोर हैं, और जो कि सर्टिफाइड वोट चोर है, वोट चोर का सर्टिफिकेट तो इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन इसी बात पे ऑन साहब का जवाब ले लूंगा कि आपने कहा कि इंतखाबात में या ज़िमनी इंतखाबात जो हो रहे हैं और बल्दियाती वाले में भी जो नाकामी हुई वो एक अवामी तासुर है और अवाम का जो रुख है वो इस तरफ से हट रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके ऑन साहब से इसका जवाब लेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ऑन साहब, ब्रेक पर जाने से पहले अली गौहर साहब कहते हैं कि जो ज़िमनी इंतखाब और बल्दियाती में जो नाकामी हुई है उस पर अवामी जो मैंडेट है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब महरूम हो रही है, तो क्या हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? ऑन साहब, अच्छा, पहले तो बात ये मैं अली गौहर बुलर साहब का एक जवाब दे दूं। ये जो स्क्रिप्ट के हवाले से जो बात है ये हमारी तरफ से नहीं है, ये तो ऑफ कोर्स इनके कैंप ने फैलाई है। अयाज सादिक साहब वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने कल परसों एक तकरीब में जाकर कि मैं मिल के और मेरी आप चेहरे की खुशी देखें। उसके बाद फिर किसी एक सहाफी ने ट्वीट कर दिया कि जी स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है। तो हमने तो सिर्फ उसको नलिफाई करने का कहा था कि हजूर स्क्रिप्ट में ये चीज आप ऐड करना भूल गए कि वो वापसी की जो फ्लाइट है वापसी वो अडियाला जेल को जाएगी। तो हमने सिर्फ अडियाला जेल एंड के ऊपर ऐड किया था कि इन केस के मेमोरी लेन में वो चीज भूल ना गई हो। अब दूसरी तरफ हवा की बात देखिए, फरीद साहब पहले तो बात ये एक्सेप्ट करिए कि जो बल्दियाती इंतखाबात है, मैं बाय इलेक्शन की बात इसलिए करूं कि फिर उसमें गिलगित बल्तिस्तान की बात भी होगी। फिर अच्छा, मुझे शॉर्ट रखिएगा क्योंकि मुझे क्लोज करना 5 मिनट है, इसलिए ऑन साहब शॉर्ट रखिएगा।
आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि केपीके की तारीख में, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी ने जो बल्दियाती इंतखाबात है वो इस लेवल डायरेक्ट इंतखाबात कराएं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें कोई कमी कोताही है, ये भी पहली दफा तारीख में किसी सियासी जमात उसके लीडर ने कहा हाँ ठीक है हमें कई फ्लॉज होंगे, मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा, हम उसको इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। चले एक और चीज है जिसमें मैं आपसे चाहता हूं, इस चीज के ऊपर डिबेट तो बड़ी लंबी चली जाएगी, राना शमीम वाले मामले पर जरा कमेंट कर दीजिएगा इस चीज के ऊपर कि एक बार फिर वो मुतनाज़ा हो गया। मैं फिर अली गौहर साहब से इसके बारे में जवाब ले लूं। कल रात को जब मैंने वो स्टेटमेंट देखी कि वो जिस शख्स ने नोटरी पब्लिक ने गौथरी, मिस्टर गौथरी उसका नाम था, उसने लिखा कि जो द जज गाय, एग्जैक्टली कोट अनकोट, द जज गाय आई मेट एट द मार्बल आर्च, कि वो जो जज था राना शमीम, उसका जो मैंने नोटरी जो पब्लिक वाला जो नोटराइज किया था वो मैंने नवाज शरीफ साहब के मार्बल आर्च के करीब एवनफील्ड के फ्लैट में बैठ के नोटराइज किया था। अब आप खुद समझ लीजिए कि इनका माइंडसेट, वो जो एक माफिया माइंडसेट नहीं होता, एक जज को पुराने को पकड़ना, उससे साइन करवाना, स्टेटमेंट डाल के दूसरे जज को खराब करना। मैं अली गौहर साहब से इसका जवाब लेता हूं। अली गौहर साहब, ये राना शमीम वाले मामले के ऊपर ये जो नोटरी वाले हैं उन्होंने तो कह दिया जनाब कि उन्होंने वहां बैठ के किया, तो मुतनाज़ा हो गया जनाब राना शमीम का एफिडेविट। ये देखें, राना शमीम साहब मौजूद हैं, वो अदालत में आए भी हैं और अदालत में जाने के लिए तैयार हैं। उनसे बात करें। अगर उन्होंने किसी के एवन फील्ड में साबित हो कि उधर बैठकर लिखवाया गया है, हाँ। तो अदालत में ऑलरेडी वो केस बुलाया गया है ना, तो अदालत में वो साबित कर दे। फिर ये अगर बिल्कुल तो खुल जाएगा। बयान तो राना शमीम साहब ने दिया लिखकर एफिडेविट, तकलीफ इनको हो रही है। मुझे ये बताएं कि उस वक्त इनको तकलीफ क्यों नहीं हुई जब जस्टिस सिद्दीकी साहब ने बयान दिए थे? उनको ये तस्लीम करते हैं कि नहीं करते? फिर उस वक्त इनको तकलीफ क्यों नहीं हुई जिस जज ने मियां नवाज शरीफ साहब को अरशद मलिक ने सजा दी, जब उनकी वीडियोज आई उन्होंने अपना इतराफ जुर्म किया। फिर उसी अदालत से हेयरिंग के दौरान कुछ एजेंसीज के लोग निकल के जा रहे थे जिनकी एक साफी ने वीडियो बनाई थी, उस वक्त भी इनको तकलीफ नहीं हुई। मकसद ये है कि ये तो बड़ी क्लियर बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब को आपने पनामा से काम शुरू किया था, अकामा के ऊपर सजा हुई, फिर हर जज हर जगह एक्सपोज हो चुके हैं कि ये सारा झूठ का प्लंदा है। ठीक है, लेकिन स्क्रिप्ट वो था। मियां नवाज शरीफ एक हकीकत का नाम है। वो चले ओके, मैं कंडी साहब से जवाब ले लेता हूं उसका। राइट हो गया फैसल करीम कंडी साहब, राना शमीम वाले मामले के ऊपर आपका टेक सर, क्योंकि एक बार फिर ये एफिडेविट मुतनाज़ हो गया सर। मैं कह रहा हूं राना शमीम वाले मामले के ऊपर आपका टेक चाहूंगा कि एक बार फिर ये मुतनाज़ हो गया, क्योंकि यूके सॉलिसिटर ने कहा कि जनाब ये एक्सपीएम या नवाज शरीफ के दफ्तर में बैठ के दस्तखत हुए इसके। देखिए, ये तो फैसला कोर्ट ने करना है। हाई कोर्ट इस्लामाबाद में इसका केस चलता है, और अगर एक चीज हकीकत है तो उन्हें फैसला करने की वो ठीक है या गलत है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हम आपकी पॉलिटिक्स में आने वाली हैं, और जो चीजें हम देख रहे हैं जो सामने नजर आ रही हैं, तो बिल्कुल ये जो है ना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चेंजेस हो रही हैं। चेंजेस हो रही है यानी आप समझते हैं, आप क्या समझते हैं, मामला मशकूक है या फिर सादा सा है? नहीं, इतना सादा भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मामला देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जब एक हुकूमत 3-4 साल गुजरती है तो ये आफ्टर शॉट्स होता है। देखिए, गिलानी साहब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए घायल किया गया, फिर नवाज शरीफ साहब भी पिछले 4 साल, अब ये भी 4थे साल में जा रहे हैं, और इनको जो है ना वो टर्बुलेंस ग्रास को हो रहा है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी इनसे घबराना नहीं है, कि हमेशा ही कहते हैं घबराना नहीं। चलिए ठीक हो गया फैसल करीम साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। अली गौहर बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया, और नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।